जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, घड़ी में 2 बज गए हैं और इस टाइम हम लोग मिलते हैं अपने एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक में 27 सेट को देख लिया है। आज हम लोग 28 नंबर सेट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीधे सेट से। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पूरे मॉडर्न तरीके से पहला क्वेश्चन आपका, और आपका टाइमर भी यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रॉयलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो टाइमर आपका खत्म होने जा रहा है। चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में जो है कि रॉयलेट एक्ट को जो है कि लागू किया गया था। ये रॉयलेट एक्ट है क्या? तो रॉयलेट एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कि इसे लाया गया था, क्योंकि भारत में जो उभर रहे क्रांतिकारी आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, इसे कचूला जा सके, मतलब इसे कुचला जा सके, ठीक है, इसको ध्वस्त किया जा सके, ठीक है, इसीलिए रॉयलेट एक्ट 1919 लाया गया था, ठीक है। इसे अगर लाने का हम श्रेय दें, इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है कि ब्रिटिश जज जो है कि सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। उस समिति का नाम आप लोग याद रखिएगा, सैंडियस समिति थी, ठीक है। सैंडियस समिति की सिफारिश पे ही आपके ये रॉयलेट एक्ट को लाया गया था, और इसके अध्यक्षता की बात करें तो सिडनी रॉयलेट थे। ये ऐसा कानून था जिसमें कि बिना दलील, बिना वकील और बिना क्या बोलते हैं, मुकदमा पे जो है कि आपको जेल में रखा जा सकता है। इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका टाइमर चलना चालू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर टाइमर का लगा दीजिए, तो मैंने टाइमर भी आपके लिए लगा दिया। तो चलिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही जो है कि ये संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ कि संविधान सभा के गठन के विचार जो है कि सबसे पहले कब आया था, तो विचार 1934 में जो है कि पहली बार एम एन रॉय के ने रखा था। फिर 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके बारे में जो है कि संविधान के गठन की मांग की थी। लेकिन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया, और व्यक्ति मताधिकार पे जो है कि इसका आधार चुना गया, ठीक है। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात कर ले तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, आपको याद रखना है उनका नाम, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसका पूरा नाम अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम बता सकते हैं। वैसे इसका आप लोग शॉर्ट में ही याद रखिए, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, और इसने अपना जो है कि योजना बताया था 16 मई 1946 को, ठीक है। प्रस्ताव अपना पारित किया, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और 3, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो यहाँ आपका टाइमर चलना शुरू हो गया है, टाइमर खत्म होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने जो है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अब ये नौजवान भारत सभा की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा, मार्च 1926। मार्च 1926 में जो है कि भारत में भगत सिंह ने जो है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है। ये जो है कि एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनः जागृत करने और इनको जो है कि बढ़ावा देने के लिए जो है कि इस संगठन का जो है कि स्थापना भगत सिंह ने किया था, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 1928 में जो है कि भगत सिंह ने जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी। कब? 1928 में। मैंने क्या बोला? हिंदुस्तान एसोसिएशन है, सॉरी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और मैं यहीं पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अक्टूबर 1924 में, यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग मत होइएगा, सुन लीजिए, 1924 में, यानी कि भगत सिंह के स्थापना करने से पहले 1924 में सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोनों में डिफरेंस समझिए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, लेकिन भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट,
इसमें केवल सोशलिस्ट आपको लगाना है भगत सिंह वाले में, ठीक है। और बाकी एज यूजुअल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ऑप्शन में जो है कि गड़बड़ हो जाने से जो है कि काम गड़बड़ा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं, ये आपको आंसर में बतलाना है। चलिए तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए खत्म हो गया टाइमर। ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है कि बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर कहते हैं। त्रिरत्न की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। और त्रिरत्न पे ही बौद्ध धर्म जो है कि एक उनका नींव है, एक वो आधारित है। बुद्ध का मतलब होता है तार्किक ज्ञान होना, ठीक है। आपने अगर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध कब कहलाए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। उससे पहले वो किसी और नाम से जाने जाते थे, ठीक है। उससे पहले किस नाम से जाने जाते थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब जो है कि बुद्ध उनको बोला गया अर्थात तार्किक ज्ञान, ठीक है। धम्म का मतलब होता है शिक्षाओं को ग्रहण करना, ठीक है। शिक्षाओं को ग्रहण करना, शिक्षाओं को नैतिकता में लाना, अपने मोरल लाइफ में लाना शिक्षाओं को, उसी को हम लोग धम्म कहते हैं। और संघ का मतलब हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं और उसके उपासक के संगठन को हम लोग संघ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, लिच्छवी दैहत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग आंसर दे दीजिए, लिच्छवी दैहत्र किसे कहते हैं। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी दैहत्र जो है कि हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। इनको जो है कि लिच्छवी दैहत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता जो है कि इनकी माता समुद्रगुप्त की माता का नाम है कुमार देवी, ठीक है। कुमार देवी जो है कि लिच्छवी की राजकुमारी होती है, इसीलिए इनको लिच्छवी दैहत्र कहा जाता है, किनको, समुद्रगुप्त को। अगर मैं बात कर लूँ कि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिनके विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और कुमार देवी से ही चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। समुद्रगुप्त के बारे में बात की जाए, चंद्रगुप्त मैंने बोल दिया, नहीं चंद्रगुप्त नहीं हुआ, फिर से आप लोग सुन लीजिए। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। कुमार देवी से ही उत्पन्न पुत्र का नाम समुद्रगुप्त है। क्लियर। समुद्रगुप्त को जो है कि गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है कि समुद्रगुप्त ने किया था, परंतु इनके जो बाबूजी हुए अर्थात चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये जो है कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है केवल लिच्छवी दैहत्री, लेकिन इसके अनुसार आप लोग 2-3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि गुप्त वंश में जो है कि सर्वाधिक विस्तार किसने किया, तो आपका आंसर समुद्रगुप्त जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आप लोग और याद रखिए कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक मेरा प्रश्न है आपसे, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो है कि भारत आने वाला चीनी यात्री का नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक और चीनी यात्री है उसके बारे में जो कि हेन त्सांग जो है कि वो किसके शासनकाल में आया था, दोनों के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो किसे कहते हैं आप लोग आंसर दे दीजिए, आपका घड़ी चल रहा है। चलिए आपका टाइमर, ये 10 सेकेंड का टाइमर रहता है और आपका टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी जो है कि सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है कि सतपुड़ा जो है कि कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा पर्वत तो आपका एमपी में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है सतपुड़ा पर्वत जो है कि समुद्र तल से 1067 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और बहुत ही भव्य है, रोचक है, आकर्षक है। इसीलिए इस जगह को पंचमढ़ी को हम लोग सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी की अगर बात कर ले तो ये तमिलनाडु में ये ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कि कही जाए तो अनामुदी है, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे है, ठीक है। और अगर नीलगिरी की महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर तटीय भाग पर स्थित है। और
करडमम जो है कि ये केरल और तमिलनाडु पहाड़ी के बीच में स्थित है। इसे हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व क्या है, ये आपको आंसर बताना है। प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र या सभी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुसत्ता। राज्य का जो एक अनिवार्य तत्व क्या है, तो प्रभुसत्ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक हो गया प्रभुसत्ता, लेकिन राज्य के निर्माण के लिए टोटल 4 जो है कि प्रमुख होते हैं। ये आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला हमारा होता है जनसंख्या, ठीक है। दूसरा होता है निश्चित भूभाग। तीसरा होता है सरकार, और हमारा चौथा होता है संप्रभुता। तो यही हो गया आपका प्रभुता अर्थात संप्रभुता। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सैंडल पीक किस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए टाइम हो रहा है खत्म। चलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैंडल पीक जो है कि अंडमान और निकोबार की जो है कि उच्च चोटी है। ठीक है, अब अंडमान और निकोबार के बारे में अगर जान ले तो यहाँ पे होता है 10 डिग्री चैनल। यही जो है कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। एक चैनल है आपका ग्रैंड चैनल, ये सुमित्रा महाद्वीप जो है कि इंडोनेशिया में पड़ता है, वो सुमित्रा और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ हो गया टाइम खत्म। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है कि 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है कि इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार। अभी जो है कि संपत्ति के अधिकार को जो है कि कितने आर्टिकल में रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 300A में। ये संपत्ति के अधिकार जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट में पहले थे, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं मूल संविधान में, तो हमारा आंसर 7 जाएगा। लेकिन पूछेगा वर्तमान में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 जाएगा। यही 7 में से एक को निकाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है कि इसे हटाया गया और इसे रखा गया है 300A में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2 जो है कि मथुरा, दिल्ली और कोलकाता को जो है कि मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। किसको? NH2। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि NH4 किसे जोड़ता है। तो NH4 आप लोग याद रखिएगा, थाने से आपका मुंबई जोड़ेगा। NH2 आप लोग दिल्ली से देख लिए कोलकाता, ठीक है, मथुरा और वाराणसी के रास्ते। NH10 की अगर बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान के सीमा पर जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है उसे जोड़ता है। और NH6 जो है कि हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई, अब यहाँ प्रश्न आता है कि ड्रिप सिंचाई क्या है। तो ड्रिप सिंचाई आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरह से। ड्रिप सिंचाई को हम लोग जो है कि टपक सिंचाई भी कहते हैं, इसे हम लोग बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है कि इजराइल में की गई थी। ठीक है, ये ड्रिप सिंचाई क्या होता है कि अगर
किसी कोई अगर खेत है, मान लीजिए कि ये मेरा खेत है, इसमें मैंने कुछ बोया है, ठीक है, तो इसकी सिंचाई हम लोग कैसे करेंगे? इसकी सिंचाई यहाँ से एक नल लाते हैं, नल का पाइप लाते हैं और इसी पाइप में जो है कि छोटे छोटे छेद कर देते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है कि जड़ जड़ तक जो है कि पूरा प्रॉपर तरीके से पानी पहुँच पाता है और पानी की भी खपत कम होती है। तो इस ऐसी ही सिंचाई को हम लोग टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है कि इजराइल में की गई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? इजराइल में की गई थी, लेकिन अब अन्य देश भी इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिप सिंचाई आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा अधिकतम ऊंचाई वाला और सैन्य विमान पतन कहाँ है? तो अधिकतम ऊंचाई वाला सैन्य विमान कहाँ पे है, ये आपको आंसर देना है। चलिए टाइमर चल रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में जो है कि अधिकतम ऊंचाई वाला सैन्य विमान पतन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीन में भी कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा दाओचेंग यादिंग हवाई अड्डा, ठीक है। दाओचेंग याचिंग हवाई अड्डा चीन में पड़ता है और यहीं पे जो है कि आपका क्या है, तो अधिकतम ऊंचाई वाला सैन्य विमान पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो यहाँ हमारा टाइमर आपका चालू हो गया है, आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, विक्टोरिया हाउस। विक्टोरिया हाउस जो है कि ये विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, ठीक है। विश्व धरोहर स्मारक को जो है कि कौन सुनिश्चित करता है कि ये विश्व धरोहर स्मारक है? तो इसे सुनिश्चित जो है कि यूनेस्को करता है। यूनेस्को का उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक है या फिर किसी चीज़ का भौतिक महत्व है, ज्योग्राफिकल है, तो उससे जो है कि विश्व धरोहर में शामिल करना है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को जो है कि हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस पड़ता है और इसकी स्थापना आप लोग नोट कर लीजिएगा 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना भारत में की गई थी और ये अजंता की गुफा, एलिफेंटा और हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और ये आपका विक्टोरिया हाउस शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन आ गए हैं। चलिए तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजल वर्ड ने जो है कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगर हम इन लोग की बात करें तो विलियम इंग्लिश की बात करें तो इन्होंने माउस बनाने में इनकी सहायता की थी, डगलस एंजल वर्ड की सहायता की थी। अब कार्ल वेंस के बारे में देख ले तो इन्होंने जो है कि कार बनाया था, वो भी पेट्रोल वाला, और जॉन हैरिसन ने जो है कि क्रोनोमीटर बनाया था, ठीक है, क्रोनोमीटर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए टाइमर हो गया खत्म और ऑप्शन नंबर यहां पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनलोरा कैलिस्टिलेनॉल, ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कीट विज्ञान अध्ययन है? तो कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर बी, कीट विज्ञान जो है कि कीटों का अध्ययन है। अब देखिए यहाँ पे आप तो सीधा आंसर क्वेश्चन बोल दिया कि कीट विज्ञान किसका अध्ययन है, तो कीट है तो आप लोग कीट लगा दिए आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि एंटोमोलॉजी, क्या पूछेगा, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तब आपको क्या आंसर मानना है, कीट विज्ञान, ठीक है। ये क्वेश्चन रहता है आजकल, ठीक है, ये नहीं रहता है कीट विज्ञान, ये तो कोई भी मार देगा कीट विज्ञान। चलिए पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेलेंटोलॉजी कहते हैं। और डी, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। फफूंद मतलब कवक होता है, जो कि कवक क्या करता है कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे ये अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
बुद्धि का केंद्र स्थित है, जो यानी हमारे ब्रेन का जो है कि केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए टाइम हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जाएगा, ए जाएगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, और सेरिब्रम में जो है कि बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। कहा यह जाता है कि सेरिब्रम में जो है कि ज्ञान, चिंता, इच्छा, मतलब किसी प्रकार का भी जो चीज है ये हमारे सेरिब्रम में ही पाया जाता है, अर्थात प्रमस्तिष्क में पाया जाता है। अनुमस्तिष्क की हम लोग बात करें तो अनुमस्तिष्क में जो है कि अनुमस्तिष्क को हम लोग छोटा मस्तिष्क कहते हैं, अर्थात सेरिबेलम कहते हैं। इसमें जो है कि बॉडी को संतुलित रखने का, ऐच्छिक जो है कि किसी प्रकार का मांसपेशी को नियंत्रित करने का, ये सब चीज़ जो है कि सेरिब्रम में जाता, सेरिबेलम में जाता है। और सेरिब्रम से आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो है कि विकसित भाग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा विकसित भाग कौन सा है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप लोग प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम मारना है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तब आपको अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम मारना है। ठीक है, चलिए मेंडुला की बात कर ले हम लोग। तो मेंडुला जो है कि ये जो है कि इसका ये किस चीज़ को नियंत्रित करता है, तो ये आपको भूख, प्यास, हृदय की धड़कन आदि जो है कि ऐच्छिक स्थितियों को जो है कि नियंत्रित करता है। थैलेमस की बात कर ले तो थैलेमस जो है कि बाहरी वातावरण का ज्ञान करता है, अर्थात जैसे हमको ठंड लगता है तो ठंड अंदर में थोड़ी लगता है, ठंड हमको बाहर लगता है तो लगता है कि हाँ भाई जो है कि ठंड लग रहा है। किसी चीज़ को दर्द होता है, मान लीजिए कि दर्द अगर बाहरी है तब उसको जो है कि ये थैलेमस देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। चलिए तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य ग्रहों के जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी में जो है कि हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो कि अंतरिक्ष के बाहरी जो जीव होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आपका टाइम हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पे, ए जाएगा। टेबल शर्करा जो है कि एक सुक्रोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो अरे चलिए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन को देख लिया है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को जो है कि शेयर भी कर दें, ताकि अगले जो है कि लोगों तक भी ये चीज़ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।